हेलो दोस्तों, अपने स्टीफन क्लास सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी शुरू होने जा रही है और ये क्लाइमेटोलॉजी की जो सबसे पहला और सबसे मेजर पार्ट होता है, मतलब जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि ये है। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना है। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी की बात हो और क्लाइमेटोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर की बात ना करें तो वो क्लाइमेटोलॉजी कैसे ही क्लाइमेटोलॉजी होगी। तो क्लाइमेटोलॉजी की जब भी बात करेंगे तो उसमें हमारा एटमॉस्फेयर जरूर आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज ऑल अबाउट, क्लाइमेटोलॉजी इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर से ही उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर की क्या देखेंगे, उसकी कंपोजिशन को देखेंगे कि मतलब एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या है। तो कंपोजिशन में हम क्या क्या देखेंगे कि भाई इसमें कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, और क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे। और क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें वाटर वेपर है तो वाटर वेपर कैसा है, मतलब उसका उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो क्लाइमेट जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन इनसे मिलकर के बना है। अब इसके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैं कहूँ आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप कुछ कहोगे मोटा है, कोई कहेगा पतला है, कोई कहेगा आड़ा है, कोई कहेगा टेढ़ा है। भाई एटमॉस्फेयर का भी कैसा स्ट्रक्चर है, तो उसका स्ट्रक्चर है ना एक, कि भाई एक लेयर ये आ रही है, एक लेयर फिर ये आ रही है, फिर एक लेयर ये है, कुछ इधर का है, कुछ उधर का है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो वो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। स्ट्रेटोस्फेयर है तो कहाँ पे वो ज्यादा है, कहाँ पे वो कम है। ये सारी चीजें हैं। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी हम आज से शुरू कर रहे हैं एंड आई होप कि क्लाइमेटोलॉजी अगर मुझे देखना पड़ेगा, मेरे जो शेड्यूल्स हैं उनमें देखूं तो ऑलमोस्ट ये 6 to 7 वीडियोस में क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 6 to 7 वीडियोस में क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी एंड देन उसके बाद जो बचेगा वो फिर आपका ओशिनोलॉजी शुरू होगी। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है विथ इंक्लूडिंग भारत दर्शन वो जैन तक खत्म हो जाए। ठीक है, और इधर पॉलिटी खत्म होते ही हम तुरंत इकोनॉमी शुरू कर देंगे। तो जो मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमी, मेजर सब्जेक्ट हैं जो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो हम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, साइंस थोड़ा सा बचेगा। वो आई विल ट्राई कि अगर मुझे ही पढ़ाना हुआ तो मैं ही पढ़ा दूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसको जल्दी से खत्म करें। ठीक है, आई विल ट्राई। ठीक है, ताकि चीजें जल्दी से हो जाए, फेब का पहला जो हमारा जो फेब वाला टारगेट है वो फेब वाला टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चीजें ऐसे हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्हें हम बता दें, दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ अवर फ्रीज विद बैच। दैट बैच इज फ्रीज विद बैच। किसका पार्ट है ये वीडियो, दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फ्री जित बैच फॉर सीडीएस सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, इवन आप अगर कोई दूसरी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो जैसे एनडीए और एफकैट को भी कर रहे हो तो दिस वीडियोस विल बी हैंड होल्डिंग फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मददगार होने वाली हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा और इंश्योर करिए कि आप इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड और जो आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। वाई, बिकॉज इट विल इंश्योर आवर रीच, मतलब ये इन वीडियोस को उनके नीडी लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, यू नो, आप जा करके अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो कंटेंट आपको ऐसे कोई नहीं देगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आई विल टेल यू, दिखाते हैं आपको। चलिए इसको मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, अभी हम क्लास ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाते हैं, अभी क्लास करते हैं। ठीक है, तो भाई मतलब हमने, आप जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा अगर आप लोग नए हैं, और देखिएगा वो वीडियोस बहुत ऑथेंटिक हैं। ठीक है ना, ऐसी क्वालिटी जो है पेड बैचेस में आपको नहीं मिलेंगी, जो क्वालिटीज हम लोग फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, सो ट्राई कीजिए कि इन्हें बहुत से लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंपोजिशन मैंने पहले बता दिया कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का क्या है। द
तो भाई एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है कि ये कंपोज है गैसेस, इसमें कितनी है, तो नाइट्रोजन इसमें है 78%। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा गैस कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर पे कौन सी, ऑक्सीजन है। फिर रेस्ट क्या है, 1% है। उसी चीज को देखिए मैंने यहाँ पे इन्फोग्राफ के थ्रू दे दिया है कि क्या 78% क्या है हमारी, नाइट्रोजन है, ठीक है। और जो रेस्ट हमारी है वो क्या है, रेस्ट हमारी क्या है, रेस्ट 21% ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। और ये 1% में क्या आ जाती है, 1% में आ जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑर्गन है वाटर वेपर है, और ये आपकी अदर गैसेस हैं। इन अदर गैसेस में आप इनमें ओजोन रख सकते हो, ठीक है, ओजोन रख सकते हो, मीथेन रख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन रख सकते हो, ठीक है। अदर गैसेस में भी सकते हो, पर इनकी मात्रा 1% से कम ही है, मतलब 0.00 ऐसे परसेंट में इनकी मात्रा बनती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो, मतलब जो है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है तो वो है कौन सी, आपकी नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन, देन उसके बाद आपकी अदर कोई गैसेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर वैसे में देखा जाए, वेरिएबल गैसेस में देखा जाए, क्योंकि ये बाकी सारी जो हैं, जो आपकी अदर गैसेस हैं, वो आपकी जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, दीज आर द वेरिएबल गैसेस। और परमानेंट गैसेस जो होती हैं वो आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड आर्गन है। मतलब जो आपकी तीन गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, आर्गन, ये परमानेंट गैसेस हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन सी है, तो वेरिएबल आपकी हैं, आपकी जो रेस्ट हैं, मतलब CO2 और मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी, ये सब वेरिएबल गैसेस हैं, ठीक है। परमानेंट क्या है, तीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। आर्गन कितनी परसेंट है, 0.93% है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद अगर कोई थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा गैस है अर्थ में, तो वो आर्गन है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। तो 21% ये है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। हमें पता है कि भाई CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तभी तो हीमोग्लोबिन, मतलब ग्रीन हाउस गैस, एक ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, व्हाई, बिकॉज CO2 का लेवल बढ़ रहा है। CO2 इंक्रीजिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, GW ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर ले रही है। कैसे ट्रैप कर रही है, आप देखोगे जो भी मान लीजिए सन है, ठीक, ये सन है, कैसे हो रही है मैं बताता हूँ। ये सन है, सन से क्या हो रहा है, सन से लगातार इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक। अब जो ये CO2 होगी वो क्या करेगी, वो एटमॉस्फेयर में ही है, ठीक। CO2 की फीचर ये होता है कि दी CO2s आर दी, ये क्या होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। किसके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं फॉर दी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो जो रेडिएशन सन की तरफ से आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उनके लिए क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब उनको आने देती है। बट लूप यहीं पर है, लेकिन ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो इट विल एक्ट लाइक ओपेक, ओपेक के रूप में वर्क करेगी। किसके लिए, किसके लिए वर्क करेगी, इट विल वर्क लाइक ओपेक फॉर द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। मतलब जो आपकी, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई अर्थ से, अब अर्थ में क्या हुआ, अर्थ ने कुछ सोलर रेडिएशन आई, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो रात के समय में क्या करते हैं, वो हीट को दोबारा आसमान में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो ये क्या, इनको, इनके लिए क्या हो जाती हैं, जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन इनके लिए ओपेक हो जाती है, मतलब उनके लिए नॉन ट्रांसपेरेंट, उनको ट्रैप कर लेती हैं यहीं पे। और जब उनको ट्रैप कर लेंगी एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ, तो नीचे सारी गर्मी रह ही जाएगी और वापस जाएगी नहीं। और जब ये जाएगी नहीं, क्योंकि ये हीट जो अर्थ छोड़ देती है ना रात के समय, वो उसको ये ट्रैप कर लेगी दोबारा, रिफ्लेक्ट बैक होकर ये आपके वहां पे स्पेस में जाने ही नहीं देगी, ठीक है। इसी वजह से क्या है, CO2 क्या करती है, ट्रैप कर लेती है हीट को, तो हीट को ट्रैप कर लेती है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है। इसके साथ साथ एक जो आपकी वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर भी आपका यही काम करता है, सेम यही काम वाटर वेपर करता है। ये भी क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उनको क्या करता है, इनको क्या करता है, इनको ये ऑब्जर्व कर लेता है। वही इंफ्रारेड रेडिएशन जिसे मैं बोल रहा हूँ कि आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, उन्हें क्या कर लेता है, ये उन्हें ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो दोनों का सेम फीचर है, और आप मानेंगे अबेंडेंट ये है सबसे ज्यादा,
अबेंडेंट ये है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ठीक है, डस्ट और पार्टिकल दोनों। ओजोन क्या होती है हमें पता है कि ये कहाँ मिलेगी, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, जो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है अल्ट्रारेड रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए ओजोन हमारी कहाँ मिल रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें क्या मिल रही है, ओजोन हमें मिल रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन है। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। आपको ये पता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पता है। अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, पता चल ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या कह रहा है, आगे पॉइंट कह रहा है कि भाई वाटर वेपर। अब हमें पता है कि वाटर वेपर क्या है। अभी हमने देखा कि वाटर वेपर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मेजर चैलेंजिंग जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ऑब्जर्व कर लेता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को। मतलब जो अर्थ के सरफेस से वापस रात के समय अर्थ जब छोड़ देती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब आती है दिन के समय में, तो अर्थ उसको ऑब्जर्व कर लेती है। क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व कर लेती है रात के समय में, उसे दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करती है स्पेस की तरफ में। जब स्पेस की तरफ में, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो वाटर वेपर जो होंगे या CO2 होगी, वो उसे जो रिफ्लेक्ट बैक जो रेडिएशन हो रही होती है, हीट हो रही होती है, उसे ट्रैप कर लेंगे यहीं पर। दे विल ट्रैप, ट्रैप कर लेंगे तो नीचे गर्मी रहेगा, वापस गर्म से ठंडा होगा ही नहीं, ठीक है। तो अर्थ तो छोड़ देती है, लेकिन ये चीजें जो वाटर वेपर है और CO2 है, ये इन्हें ट्रैप कर लेते हैं, ये इनका काम है। और ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी, वाटर वेपर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और इसका याद रखिए, जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर में, कि भाई ये वेरिएबल गैस है। वो तो मैंने पहले बता दिया कि भाई वेरिएबल है, ये देख लीजिए, वेरिएबल मैंने बता दिया था, ठीक है। ये वेरिएबल गैस है जो डिक्रीज होती है विथ लैटिट्यूड। मतलब जैसे जैसे आप लैटिट्यूड चेंज करते जाओगे, मतलब आप अभी 0 डिग्री इक्वेटर पे हो तो आपकी ये ज्यादा होंगी, वहीं आप जब 30 डिग्री पे जाओगे तो आपको ये कम मिलेंगे। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा वाटर वेपर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट तो आपको क्लियर है, ठीक है, इतना हमने देख लिया। और जिनको भी इस क्लास का नोट्स चाहिए, नए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डस्ट पार्टिकल का क्या है कि द डस्ट पार्टिकल आर द मोर कंसंट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन। ये सीधा सीधा PYQ उठ सकता है, ठीक है, और कई एग्जाम में उठा भी है कि भाई डस्ट पार्टिकल का कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सब ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब जो हाई प्रेशर जोन होते हैं वहां पे, और टेम्परेट जोन में, ठीक है, याद रखिएगा आप चीज को, याद रखिएगा, जो टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में ही क्या होगा, इनका मोर कंसंट्रेशन होगा ड्यू टू ड्राई विंड्स, क्यों, ड्राई विंड्स की वजह से, और लेस इन इक्वेटर एंड पोल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा। सब डस्ट पार्टिकल तो एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं, लेकिन पॉइंट जो याद रखने लायक है इनमें वो यही है कि भाई ये डस्ट पार्टिकल कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, तो इक्वेटर पे और पोल्स पे आपको कम मिलेंगे, और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन पे आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्यों ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि डस्ट है। डस्ट का रिलेशन किससे होता है, ड्राई से। जब सूखा होता है तभी तो हवा, डस्ट ज्यादा होती है ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की एक एक लेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये 2 इंफोग्राफिक लगाए हैं, क्योंकि मुझे एक इंफोग्राफिक से कोई सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मतलब आधी इंफॉर्मेशन मिले। तो ये इंफोग्राफ का अलग एक पर्पस है लगाने का, ये इंफोग्राफ के लगाने का अलग एक पर्पस है। इस इंफोग्राफ में पता है क्या मिलेगा आपको, इस इंफोग्राफ में आपको हाइट पता चलेगी कि कौन सी लेयर किस हाइट्स में है। पता यहाँ पे उतना नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कितनी हाइट है। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, यू विल नो कि इस लेयर की कितनी हाइट है, ठीक है। बट यू विल बी अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर द फर्स्ट, आपको क्या पता चलेगा, हाइट, किस लेयर की कितनी हाइट है, हाइट ऑफ लेयर्स, ठीक, नंबर 1। और क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि किस लेयर में कितना टेम्परेचर है। भाई एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे ये देखिए, ये टेम्परेचर वाला है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। जस्ट अ मिनट, ये तो हरा है ही है, ये भी है ही है, किसे लिया जाए यार, पिंक भी, येलो भी है, पिंक लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये 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 जो जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ये टेम्परेचर की है, किसकी है, टेम्परेचर की है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक कॉलम यहाँ टेम्परेचर का दिया गया है, ये इन्फोग्राफ बहुत बेहतरीन है, और ये हाइट का दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है कि हाइट और टेम्परेचर पे इनके एटमॉस्फेयर के।
टेम्परेचर आपको पता है, ठीक। अब ये क्या दिखा रहा है, ये टेम्परेचर दिखा रहा है 0 डिग्री है ये। 0 डिग्री की आप इधर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 0 डिग्री की जब इधर जाओगे आपको टेम्परेचर माइनस में होता दिखेगा। देखिए माइनस माइनस है, -80, -70, -90। तो आपको ये दिख रहा है ना कि इसका क्या मतलब है। मतलब जब आप ये देख रहे हो कि आप ये देखिए ऐसे 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 इधर बढ़ता जा रहा है, मतलब माइनस की तरफ होता जा रहा है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट की तरफ ऊपर जा रहे हो, आप देख रहे हो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। और टॉप लेवल पे कितना टेम्परेचर होगा, -50 डिग्री के अराउंड होगा। कितना होगा, -50 डिग्री के अराउंड होगा। लेकिन आप जब देखोगे तो ये 50 डिग्री के जो -50 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम ओजोन जोन है, या फिर ट्रेपो जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद शुरू होता है, यहाँ तक आपको सीधा क्या दिखेगा, यहाँ से टेम्परेचर गिरने लगेगा, गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। और जब स्ट्रेटोपॉज पे आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर 10 डिग्री का दिखेगा, ठीक है, 10 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, 10 डिग्री का दिखेगा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये अभी इतनी ऊंचाई तक ऑलमोस्ट 10 से लेकर के 20 किलोमीटर तक का, 10 किलोमीटर, 10 से लेकर 20, मतलब 10 किलोमीटर तक की एरिया में जो आप स्ट्रेटोस्फेयर में देख रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आपका पड़ रहा है ऑलमोस्ट 18 से लेकर के आपका 45-50 तक की किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर पड़ रहा है, ठीक है। 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेटोस्फेयर पड़ रहा है। और इसमें से 10 किलोमीटर, जो इनिशियल 10 किलोमीटर है, वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है आपको, एकदम स्टेबल दिख रहा है, एकदम कंस्टेंट दिख रहा है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्या दिख रहा है, कंस्टेंट दिख रहा है, ये देखिए। मतलब लगातार जब ट्रोपोस्फेयर से आप जब उठते जा रहे थे तो टेम्परेचर आपको गिरता जा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए एकदम पॉज आ गया। इस पॉज के या कंस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल जोन, ठीक है। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का आइसोथर्मल जोन है, ट्रोपोस्फेयर का ये क्या है, आइसोथर्मल जोन है। देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी में तो आप पूछिए मत। आइसोथर्मल जोन है, ठीक। अब इस आइसोथर्मल जोन में क्या होता है, इस आइसोथर्मल जोन में ये वो रीजन है जहां पे टेम्परेचर टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग दी हाइट, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग दी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हाइट इंक्रीज होने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर सेम रहता है। ये चीज रहता है, टेम्परेचर कंस्टेंट रहेगा डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग दी हाइट, हाइट की इंक्रीज के, तो ये इसको आइसोथर्मल जोन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही जब ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, मतलब ये यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर देखिए ट्रोपोस्फेयर के तक, कुछ ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा तक का यहाँ भी टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है, वो भी आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक है, जोन हो जाएगा। अब फिर देखिए ट्रोपोस्फेयर के कुछ समय बाद, फिर देखिए आप देखिए मेसोस्फेयर में टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, कितना माइनस है, ये आपको माइनस हो जा रहा है 75 के अराउंड, -75 डिग्री आपको जो मेसो पॉज है, मेसो पॉज में टेम्परेचर आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 70 -75 डिग्री का दिखेगा। मतलब ये जो आपका यहाँ पे ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर -50 डिग्री का था, उससे ज्यादा -75 डिग्री का दिखेगा। लेकिन अभी ये सबसे माइनस का नहीं है, मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नहीं है एटमॉस्फेयर का, अभी भी ये भी नहीं है। लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ दिखेगा हमको, ये दिखेगा, ये -85 डिग्री। मतलब परसेंट बना रहा हूँ मैं तो यार, सॉरी फॉर दैट। -85 वो कब मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें आपके थर्मोस्फेयर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमें, थर्मोस्फेयर में मिलेगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि मेसोपॉज के आसपास आपको वो दिख जाएगा, ठीक है, वो मेसोपॉज में ही दिखेगा। तो देख लीजिए, इतनी चीजें मुझे बतानी थी आपको। तो ये इसमें अब ये आप अपनी बुक में देखिएगा, क्या ऐसे इस चीज को दिया गया है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और प्लस ऊंचाइयाँ, ठीक है, और प्लस साथ में कुछ अलग चीजें भी हैं कि मैक्सिमम ओजोन जोन क्या है, कहाँ है, और ये टेम्परेचर और हाइट का, इसके लिए मैंने इसको डाला, ठीक। अब दूसरा ये चीज तो एकदम ही क्लियर है कि भाई कहाँ सी चीज पे कहाँ क्या क्या है, जैसे एरोप्लेन और पैरासूट, ये कौन सी लेयर में उड़ाया जा सकता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो ट्रोपोस्फेयर में ही किया जा सकता है। ओजोन हमें किस लेयर में मिलेगी, हमें यहाँ मिलेगी ओजोन,
ठीक है। और जो मेसोस्फेयर है, तो यहाँ पे क्या है, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट यहाँ तक आते हैं, और क्या आते हैं, यहाँ पे मेट्योर्स रहते हैं, ठीक है, मेट्योर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। थर्मोस्फेयर में क्या होगा, तो एरोराज होते हैं, ठीक है, अभी हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। एक्सोस्फेयर में क्या होते हैं, तो भाई स्पेसशिप्स यहाँ पे आते हैं और सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम अभी देखेंगे, ठीक है। हॉट बलून यहीं तक रहता है, ठीक है। और जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई तक का ही रहते हैं, मतलब वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब देख लीजिए -15 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक दिख रहा है ट्रोपोस्फेयर तक का। ये देखिए सबसे, ये देखिए थर्मोस्फेयर में -80 डिग्री 86 डिग्री। थर्मोस्फेयर में आपका माइनस सबसे ज्यादा, थर्मो थर्मो जो मेसोपॉज होगा वहां पे टेम्परेचर आपको सबसे ज्यादा लोवेस्ट दिखेगा, ठीक है। एक एक लेयर को अभी हम क्लियर करेंगे कि भाई एक एक लेयर का क्या मतलब है, एक एक लेयर में क्या क्या होता है, हम सबको अभी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर हमने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये लोएस्ट लेयर है एंड एवरेज हाइट जो इसकी है 13 किलोमीटर, एक्सपैंड अप टू द अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर नियर द पोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अबाउट 18 किलोमीटर द इक्वेटर। क्या दिया बोला गया है, पोल्स में केवल ये इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ही है, और पोल्स में और इक्वेटर में क्यों है इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब 10 किलोमीटर का, पता है ऐसा क्यों है, बिकॉज दी कन्वेक्शन ऑफ द करंट, सॉरी कन्वेक्शन जो होता है प्रोसेस उसकी वजह से। इक्वेटर में आप देखोगे हीट रहती है, तो जो इवेपोरेशन के थ्रू जो कन्वेक्शन होता है वो एयर का होता है, ठीक है, और ऊपर क्लाउड बनाते हैं, ठीक है, लगातार बारिश होती है। तो इस कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ऊंचाई तक का आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन पोल्स में ऐसा नहीं है, पोल्स में आपको इतनी ऊंचाई तक नहीं दिखेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड जो इसके है वो यही है कि जो कंस्टेंट कन्वेक्शन होता है, मैंने बताया था ना कि कंस्टेंट कन्वेक्शन होता है इक्वेटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इक्वेटर में जो फोर्सेस होती हैं वो हाई लेवल तक जाती हैं, और पोल्स में वो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर जोन एरिया होता है, हाई प्रेशर होता है, और उस हाई प्रेशर में क्या होता है कि भाई सिंक होती है एयर, तो एयर का कन्वेक्शन तो होगा नहीं, ऊपर तो हो जाएगी नहीं, बल्कि वो सिंक करेगी। जब सिंक करेगी, हमें पता है ना कि जो कोल्ड एरिया होते हैं वहां पे कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है, और जब हाई प्रेशर बनता है तो जब हाई प्रेशर बनता है तो क्या होता है, एयर सिंक करती है, और जब एयर सिंक कर रही है तो एटमॉस्फेयर कितना ही ऊंचा होगा, एटमॉस्फेयर तो कम ही ऊंचा होगा ना। वहीं अगर हम देखेंगे इक्वेटर्स को, इक्वेटर्स पे क्या होता है, इक्वेटर्स पे होता है भैया कन्वेक्शन, मतलब वो हाई प्रेशर नहीं, वो लो प्रेशर होते हैं। क्यों लो प्रेशर होते हैं, क्योंकि वो हॉट होते हैं। क्या होते हैं, हॉट। हॉट में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर में क्या होता है, एयर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाती है तो कन्वेक्शन होता है, ऊपर जाने को ही जब एयर ऊपर जाती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं, फिर वो ऊपर क्लाउड बनाती है, क्लाउड से फिर तो कन्वेक्शन, मेन रीजन कन्वेक्शन है। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि व्हाई द मेन रीजन बिहाइंड द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, तो यू जस्ट रिमेंबर कि पोल्स में आपको हाई प्रेशर मिलेगा और वहां पे कन्वेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, वहां पे कंस्टेंट कन्वेक्शन नहीं होता है, लेकिन इक्वेटर में आपको कंस्टेंट कन्वेक्शन दिखेगा और यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। ऑल वेदर चेंजेस जो होंगे वो यहीं पे होंगे, आप देख लीजिए सारे वेदर के चेंजेस यहीं पे हो रहे हैं, ठीक है, क्लाउड भी यहीं पे आपको दिख रहा है, हवा भी यहीं पे दिख रही है, सारी चीजें आपको यहीं दिखेंगे, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, चिड़िया उड़िया भी आपको यहीं पे उड़ती दिखेंगी, ठीक है, अकर इन दिस लैंड, और ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लो इसे, ठीक है, इतना डीप में नहीं बताएगा कोई। द टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज विथ इन द रेट ऑफ द, देख लिए मैंने वो जो बात आपको आपको उधर बताई थी ना कि टेम्परेचर क्या करता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर से जब ट्रोपोपॉज तो टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा, कैसे डिक्रीज होगा, विथ हाइट एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर की हाइट पे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 65 मीटर मतलब किस हाइट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम होगा एवरी 165 मीटर की हाइट पे जाने पर, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं क्या होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ लेयर है, नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और हमारी यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ आ रही है, तो यहाँ आ रही है। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे बड़ी आपको जो फीचर है वो ये है कि ये 250 किलोमीटर तक हाइट में मिलेगा आपको, ठीक है, और कंस्टेंट है, यहाँ ओजोन लेयर कंटेन करती है ये,
जो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को ऑब्जर्व करती है और क्या करती है, ये टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करता है विथ हाइट। देख लीजिए, अब इस पॉइंट को क्या आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपने अगर आपने क्या किया, आपने इसे सही से याद कर लिया कि भाई जिगजैग है, कि पहले यूं जाएगा फिर यूं जाएगा फिर यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, तो भाई ऐसे ऐसे लेयर में डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे लेयर में डिवाइड करो तो ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ से टेम्परेचर गिरता जा रहा है। आपको याद रखना है कि ये माइनस का है और इधर ये प्लस का है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर गिरता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, ये जिगजैग करके याद रखना ना आप, आपको ऐसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या होता है, ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, फिर थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। और ये इतना बात याद रखना कि थर्मोस्फेयर में जब आते आते जो जो स्ट्रेटोस मेसोस्फेयर, सॉरी ये मेसोस्फेयर है, से भी गलती हो रही है, मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर में जो आप देखोगे तो मेसोस्फेयर में जो मेसोपॉज होगा वहां पे आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मेसोपॉज में क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर सॉरी मिलेगा, सबसे लोएस्ट क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको देखेंगे फिर टेम्परेचर घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे जिगजैग में याद रखना है। ऊपर फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका और थर्मोस्फेयर वहां पे, और इसके ऊपर जब आप जाते जाओगे तो टेम्परेचर आपको बढ़ता दिख जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आपको इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट को इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकल माइंड से कर देखो। आइडियल प्लेस फॉर एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग के ड्यू टू द मिनिमल प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर एंड द क्लाउड एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, यही ओजोन लेयर के डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इन क्लाउड्स को जब सेपरेट में क्लाउड्स पढ़ाऊंगा तब इन क्लाउड्स पे डिटेल पे चर्चा करूंगा, ठीक है, क्लाउड्स वाली क्लास में। मेरी पुरानी क्लाउड्स वाली वीडियो देखेंगे आप तो मैंने इन क्लाउड्स के बारे में डिटेल में बात की भी है, ठीक है। द इन्फ्लुएंस बाय द सब ट्रॉपिकल और पोलार जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब ये रीजन में आपको पोलार जेट स्ट्रीम भी दिखेगी, तो इस रीजन की आपको खासियत क्या याद रखनी है, ओजोन होती है यहाँ पर, ठीक है। जेट स्ट्रीम यहाँ दिखेगी आपको, ठीक है। और क्या दिखेंगे, यहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ाए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एयर का वो है, ठीक है, एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा सकता है, ठीक है। और आपको पोलार स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स भी यहीं मिलेंगे, जो पोलार स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स हैं, पोलार स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स हैं वो भी यहीं मिलेंगे, जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में पड़ते हैं। तो हमने स्ट्रेटोस्फेयर देख लिया, अब हम मेसोस्फेयर देखेंगे। मेसोस्फेयर कहाँ तक की है, तो 80 किलोमीटर तक है, देखेंगे तो ये 80 किलोमीटर तक 50 तक की स्ट्रेटोस्फेयर है, और आपका 80 से 980 ये 40 टू 80 किलोमीटर तक का मेसोस्फेयर है, 80 तक का। फिर इसमें क्या होता है, वही चीज है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर विथ लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर, जो मेसोस्फेयर की सबसे अपर लिमिट है वो नोन एज द मेसोपॉज, जहाँ पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मिलता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। जो मेट्योर होता है इसकी फीचर क्या है, तो भाई यहाँ मेट्योर्स क्या होते हैं और शूटिंग स्टार्स यहीं पे ही आकर होते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल मैंने शॉर्ट्स के थ्रू दिखा दी है कि भाई एक शॉर्ट मैंने बनाई थी मेट्योर वाली, आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेट्योर यहाँ पे बर्न कैसे होता है। चलिए मैं बता देता हूँ यहीं पे आपको। होता क्या है कि जब यहाँ से इस आसमान से जब आसमान से मतलब इस आसमान क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेस से जब कोई मेट्योर होता है, जब वो यहाँ पे आता है तो वो एटमॉस्फेयर की लेयर में आ जाता है, तो आते 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 क्या होता है, वो इस लेयर में आ जाता है, मेसोस्फेयर में आ जाता है। जब मेसोस्फेयर आता है तो कि यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो सोलार विंड्स होती हैं, मतलब यहाँ पे जो उसकी क्या होती हैं, ये आपकी जो आपकी वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, अरे सोलार विंड्स जो होती हैं, सोलार विंड्स ये होती हैं, इनकी जो इनका जो ये क्या नाम है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनके इंटरेक्शन से और ये बर्न कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे इनका क्या होता है, इनका 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 वो होता है, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं इनका, अरे क्या कहते हैं वो, अ, एक अरे बहुत अच्छा सा था कि ये वहीं पे ही इनके रिफ्रैक्शन से ही ये बर्न कर जाएंगे, ये बर्न हो जाते हैं, इतना याद रखिए ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। बर्न होने के बाद ये क्या होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा मेटेरियल का। अब जब आप ये यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस एब्सेंट होती है यहाँ पर। अब मेसो में जो आइनोस्फेयर है तो वो 400 किलोमीटर तक होगा above the mesosphere and contain the electrically charged particle and reflect the radio wave back to the earth,
ठीक है, रेडियो वेव को ये बैक अर्थ में लेके जाएगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अर्थ की कौन सी लेयर में आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल देखने को मिलेंगे या रेडियो वेव्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जितने भी सैटेलाइट होती हैं वो सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन बैक अर्थ में आता है वो इसी लेयर की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी वजह से रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडियो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन लगातार हो सकता है, क्योंकि वही रेडियो वेव्स को बैक करते हैं दोबारा अर्थ में वापस, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको जो थर्मोस्फेयर है, आइनोस्फेयर, जो जिसको आप थर्मोस्फेयर में भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसको थर्मोस्फेयर भी कह सकते हो, यहाँ पे आइनोस्फेयर है, ठीक है। देखिए ये देखिए आइनोस्फेयर, जिसको आप थर्मोस्फेयर में भी रख सकते हो, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर ही है, ठीक है, वही थर्मोस्फेयर में आपको एरोराज भी देखने को मिलेंगे। अब ये एरोराज होते क्या हैं, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये एरोराज है थर्मोस्फेयर में है, ठीक। अब ये एरोराज आपको कलरफुल दिख रहे होंगे, है ना, कलरफुल दिख रहे होंगे। तो भाई ये होता कैसे है, देखो पहली बात तो याद रखिएगा, ये होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब आप देखोगे ये एरोरास कुछ नहीं है, ये सोलार विंड्स होती हैं, ठीक है। सोलार विंड्स जो स्पेस से आती हैं, तो वो सोलार विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाती हैं। जब वो इंटर कर जाती हैं तो मोस्टली ये विंटर के समय में ही होता है, ठीक है। जब हमारे याद रखिएगा, सोलार विंड जब इंटर कर जाएंगी तो ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इस लेयर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, उस अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड से इनका जो इंट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड से जब इनका इंट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से ये क्या होगा इनका, ये प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन प्लस आपका नाइट्रोजन। ये दो चीजें प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनसे कलरफुल लाइट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, कलरफुल लाइट्स बन जाएंगे। यही कलरफुल लाइट्स क्या होंगी, आपकी एरोरास होंगे। अब ये एरोरास भी दो तरह के हैं, एक होता है एरोरा, एरोरा इज नथिंग बट द कलरफुल लाइट। ये देखो कलरफुल लाइट है ना, तो ये कलरफुल लाइट कैसे बन रही है, कलरफुल लाइट इसलिए बन रही है कि सोलार विंड्स हैं, ठीक, जो अर्थ जो स्पेस से आ रहे हैं, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनसे इन सोलार विंड का इंट्रैक्शन हुआ, और जब इंट्रैक्शन हुआ तो उससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्साइट हुई, मतलब बनी। अब जब ये दोनों का इंट्रैक्शन हुआ, ये प्रोड्यूस हुई, तो एक कलरफुल लाइट बन गई। कलरफुल लाइट बन गई तो उसी कलरफुल लाइट को हम एरोरास कहते हैं। तो एक होता है एरोरा, एरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस होता है। एक होता है एरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस। अब जो एरोरा ऑस्ट्रियोलिस है, जो ये एरोरा एस्ट्रोलिस है, ये आपको साउदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा और विंटर के समय में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विंटर के समय में एरोरा बोरियोलिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा विंटर के समय में। कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो यहाँ कंट्रीज है, जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया होगा, चिली होगा, न्यूजीलैंड होगा। तो इसी तरीके से कंट्री आपकी होंगी, अटलांटिक होगा, तो यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको कौन किन किन जगह में देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ फिनलैंड में देखने को मिलेगा, और कहाँ देखने को मिलेगा, और आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा, और आपको अलास्का में देखने को मिलेगा। याद कीजिए ये सारे रीजन कहाँ पे पड़ रहे हैं, अलास्का, ये ऑलमोस्ट आपको बियॉन्ड टेम्परेट जोन पे पड़ रहे हैं, मतलब टेम्परेट रीजन या फिर टेम्परेट के ऊपर, मतलब 66 डिग्री, जो 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, चाहे वो साउथ का हो चाहे नॉर्थ का हो, उनके बियॉन्ड ही पड़ रहे हैं, या तो वहां पे पड़ रहे हैं या तो उनके बियॉन्ड ही पड़ रहे हैं। इट मीन्स कि ये विंटर में होते हैं, विंटर एरियाज में, ठीक है, विंटर में विंटर एरियाज में होते हैं, और साथ में इन लैटिट्यूड्स में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और एक ऑस्ट्रेलिस है, एक बोरियोलिस है, ठीक है। बोरियोलिस कहाँ होगा, तो बोरियोलिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, आपको उन लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स में, हायर लैटिट्यूड्स में होगा, और ये और ऑस्ट्रेलिस हायर लैटिट्यूड कहाँ के, आपको साउदर्न हेमिस्फेयर के। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें देखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ और क्लास के पूरे चीजों को जानने के लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में आना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यासक डिफेंस ऑफिशियल डालेंगे, या फिर इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।